नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। बहुत से बच्चों का सवाल था, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। बहुत से लोग समझते भी हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, और बहुत से लोग नहीं भी समझते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो आधा अधूरा समझते हैं, मतलब पूरा नहीं पता उनको क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आज पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बीच में एक बहुत अहम टॉपिक होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन का परसेंटेज कैसे निकाला जाए। सपोज करिए आपकी कोई परीक्षा है, उसमें आपको जो भी अंक मिले हैं, तो आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि आप किस स्तर पे हैं, है ना। ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए, वो चीज़ जान लेते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई स्टूडेंटों को तो फायदा होता है और कई स्टूडेंटों को फायदा नहीं होता है, लेकिन अभी तक जो भी इसका निष्कर्ष निकाला गया है तो ज़्यादातर स्टूडेंटों को इसमें लॉस ही होता है ना। तो होता क्या है ये चीज़, जो एक्सपर्ट ने बताया है, इसमें कुछ एक्सपर्ट हैं शिक्षा जगत के, उन्होंने इसको जब एक्सप्लेन किया तो कई सारी चीज़ें सामने आई है। वही सब चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, देखो बीपीएससी परीक्षा हुई थी अभी बीच में, बहुत ज़्यादा विवाद में रहा था नॉर्मलाइजेशन उसके अंदर। बाकी ऐसी कई CUET की परीक्षा हुई है, और भी कई सारी परीक्षा हुई है जो कि विवाद में रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विवाद में बीपीएससी की परीक्षा रही थी, है ना। तो बीपीएससी परीक्षा विवाद का एक बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन ही है ना। ये फॉर्मूला कई और परीक्षाओं में भी मुश्किलें खड़ी करता है। क्यों, इससे समस्या क्या है, इससे समस्या क्या होती है, इसके उत्तर के लिए एक्सपर्ट्स ने समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इससे परीक्षा पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, यही चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है एग्जाम को लेके कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें सभी को बराबरी के मौके मिलते हैं या नहीं मिल पाते हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। जैसा मैंने बताया, कई लोगों को फायदा है, कई स्टूडेंट को नुकसान है इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए दो शिफ्ट है, आपके कोई एग्जाम हुआ, जैसे बिहार का एग्जाम हुआ, उसमें दो शिफ्ट, दो पाली में एग्जाम कराया गया था। ठीक है, एक पाली का एग्जाम तो आपका बहुत ज़्यादा सरल दे दिया गया था, और एक पाली का एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन दे दिया गया था। ये दो पारी का एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे पेपर आपका कैसा आया, सरल, और यहाँ पे पेपर आया आपका कठिन। ठीक है, पेपर वही है, एग्जाम वही है, बस जो पारियां दी है वहां पे एग्जाम पेपर का फॉर्मेट अलग कर दिया गया, इस तरह अलग कर दिया गया। ठीक, प्रश्न पत्र आसान था, एक शिफ्ट में दिया गया प्रश्न पत्र तो आसान है, और दूसरे में कठिन है, तो ऐसे में पहले शिफ्ट वाले स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ गए, मतलब ये वाले शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा परसेंटेज मिल गई है, और दूसरे में कम। इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ जारी होती है। ठीक है, यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ पे जो परसेंटेज जाएगी वो कितनी जाएगी, हाई जाएगी। जाहिर सी बात, सरल पेपर आया है तो हाई परसेंटेज जाएगी, यहाँ पे लो परसेंटेज जाएगी, है ना। लेकिन कट ऑफ जो है इन दोनों को मिला के ही निकाली जाएगी। अब इसमें कई स्टूडेंटों को फायदा भी होगा, कई स्टूडेंटों को नुकसान भी होगा। ठीक है, अब देखो, जो दूसरी पारी के थे उसमें नंबर ज्यादा आ गए और दूसरे में कम आए, इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ जारी होती है। ये कट ऑफ निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का फॉर्मूला अपनाया जाता है उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रखी क्यों गई है। तो जो दो पेपर की पारी होती है उसमें जो कट ऑफ की प्रक्रिया होती है उसको निकालने के लिए होती है। कई लोगों को फायदा भी, कई लोगों को नुकसान भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है, आपकी खुद की परसेंटेज निकालनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे, इस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कैसे आपको ये परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात ये है कि परसेंटाइल होता क्या है ना। परसेंटेज निकालने से पहले आपको परसेंटाइल समझना भी होगा कि परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल बताता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। परसेंटाइल बताता है कि आपका लेवल क्या है ना। परसेंटेज और परसेंटाइल में बड़ा अंतर होता है। परसेंटेज हर कोई जानता है किसको बोलते हैं, परसेंटाइल हर कोई नहीं जानता है ना? दोनों में बड़ा बड़ा अंतर है। अगर आपको 90% मार्क्स मिले हैं, कुल नंबर 400 हैं, तो 90% के हिसाब से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, 360 नंबर मिलने चाहिए। अगर रिजल्ट 90% का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर 360 ही रहेगा।
मतलब आपने परसेंटेज तो 300 आपने नंबर लेके आए, 400 नंबर लेके आए, है ना। तो आपका जो परसेंटेज है वो तो 90% है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका परसेंटाइल भी 90% ही है, ये जरूरी नहीं है ना। तो इन दोनों में बड़ा अंतर है, परसेंटेज परसेंटाइल में, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर 360 ही रहेगा। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपको कितने छात्रों से ज्यादा नंबर मिले हैं। जैसे अगर आपका परसेंटाइल 90% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 90% उम्मीदवारों से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। हो सकता है कि आपको 300 नंबर ही मिले हों, लेकिन 90% छात्र उस स्कोर से नीचे ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को समझना, अगर हम दो चीजों के बीच में बात करी जाए, दो चीजों के बीच में बात करी जाए, पहली चीज है आपका छात्र, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट, और दूसरी बात है आपकी मार्क्स, ठीक है। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो किस हिसाब से निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं हम मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। ये चीज हम निकालते हैं मार्क्स के हिसाब से, और परसेंटाइल किसके हिसाब से निकालते हैं हम लोग? छात्र के हिसाब से। ये क्या निकाला है इसके हिसाब से? परसेंटाइल। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके 400 नंबर आए हैं यहाँ पे, तो आपका जो स्कोर है वो हो गया 360, सॉरी 400 नंबर के पेपर में अगर 90% आपके मार्क्स आए हैं तो आपका स्कोर होता है 360, ठीक है। तो आप 90% है आपके, ये तो आपकी परसेंटेज हो गई। लेकिन परसेंटाइल में क्या होगा कि आपके यहाँ पे सब आए कितने नंबर है? 360 ही नंबर आए, ठीक है, 90% ही नंबर आए, इतने ही नंबर आए। लेकिन आपके 90 यहाँ पे, अब मैं आपको इसको है ना पूरा फॉर्मूले से समझाऊंगा, बस आप इतना सा समझ लीजिए, इतनी इस जगह पे ये समझिए कि मार्क्स को परसेंटेज के हिसाब से तोला जाता है और छात्रों की गिनती को परसेंटाइल के हिसाब से गिना जाता है, ठीक है। बाकी अब मैं फॉर्मूला में बताऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इतनी बात आपने देख ली कि परसेंटाइज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज जो है मार्क्स पे डिपेंड होता है और परसेंटाइल छात्रों पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखो, ये है इसका फॉर्मूला, परसेंटेज और परसेंटाइल को निकालने का फॉर्मूला है। अब इसको अच्छे से समझना, आप अपना परसेंटेज आसानी से निकालोगे। वो छोटा सा गणित है, बस उसको लगाना है, आराम से समझ लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट, है ना, होल्डिंग रो स्कोर लेस देन और इक्वल परसेंटेज। यहाँ पे तीन चीजें हमें निकालनी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक। तो आपका जो भी है परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों चीज निकल के आ जाएगा, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन जो अंक है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से। सपोज करो आपका एक एग्जाम हुआ है, कितने नंबर का? 120 नंबर का। कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे किसी का भी दे दो, है ना। और आपके जो स्कोर है इसके अंदर, सॉरी, आपका जो स्कोर है वो 120 नंबर है। कोई भी एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम, उसमें आपका स्कोर जो है वो 120 नंबर का है ना। आपका स्कोर जो है 120 नंबर का, 120 नंबर आप लेके आए हो। इस एग्जाम में आपके साथ लगभग 200 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, 200 स्टूडेंट बैठे हैं। 200 स्टूडेंट में से लगभग यूं मान के चलिए आपने 150 स्टूडेंट आपके आसपास ही हैं, मतलब आपके पास पास हैं, आप ही के नंबर के आसपास हैं। जैसे उनका भी हो सकता है 120 नंबर हो, या 118 नंबर हो, या 117 नंबर हो, या 110 नंबर हो, जो भी है, मतलब आपके आसपास ही हैं वो लोग, आपसे कम नंबर वाले या आपके बराबर नंबर वाले। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं, और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 120 नंबर से ज्यादा लेके आए हैं, ठीक है। ये हम हैं, सपोज करो हमारा नाम एक्स है, ठीक है, हमारा स्कोर 120 नंबर है, हमें हमारी नॉर्मलाइजेशन निकालनी है ना। तो 120 नंबर हमारा स्कोर है, जिसमें से 200 स्टूडेंट इस स्कोर में बैठे, इस एग्जाम में बैठे थे, 200 स्टूडेंट
200 में से 150 स्टूडेंट है वो हमारे बराबर ही नंबर लेके आए, और 50 स्टूडेंट है वो ज़्यादा नंबर लेके आए, तो इन 50 स्टूडेंट को तो निकाल दो बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये हमसे ज़्यादा नंबर लाए हैं तो इनका नॉर्मलाइजेशन हमसे ज़्यादा ही होगा, मतलब हमारी हमसे ज़्यादा परसेंटेज इनके बनेगी, तो इनको तो छोड़ दो आप इनको देखो, इनसे नॉर्मलाइजेशन करना हमारे को, इनसे कंपेयर करना हमारे, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालेंगे कैसे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 200 स्टूडेंट थे, ठीक है, बटा कितना करना है हमारे को, 150, ठीक है। इसको हम कर देते हैं किसमें, ब्रैकेट में बंद, और इसको इंटू कर देते हैं हम लोग 100 से। अब 100 से इंटू करना है आपको, तो इस ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी 100 से इंटू हो पाएगा, वरना नहीं हो पाता। जो मैथ के स्टूडेंट है अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, ऐसी संख्या देखिए जिससे 20 भी गुणा हो जाए और 15 भी गुणा हो जाए। तो हम लोग 5 ले लेते हैं, ऐसी संख्या है 5, है ना। तो यहाँ पे मान लो आपका 5 और यहाँ पे हो गया 3, तो 4/3 इंटू 100, ठीक है। नहीं यार, फॉर्मूले गलत लिख दिया मैंने, ऊपर नीचे करना है हमारे को, है ना, दोबारा से देखना है इस फॉर्मूला को। 150 स्टूडेंट थे जो हमसे आगे थे, मतलब जो हमारे बराबर है, और 200 स्टूडेंट टोटल बैठे थे, अब जाके सही से निकलेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये 100 से इंटू कर दिया, ठीक है। इसको 3 5 से करो तो 3 आएगा, यहाँ पे 5 से करोगे तो 4 आएगा, तो 3/4 आया, इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, 300/4, तो आपका कितना स्कोर हो जाएगा, लगभग 75%, ठीक है। आपकी जो परसेंटेज निकली है यहाँ पे कितनी निकली है, 75%। ये आपका नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज है, ठीक है, इस हिसाब से निकाला जाता है। अब सपोज करो अगर यहाँ पे 150 की जगह 160 स्टूडेंट ऐसे हों, 150 की जगह 160 स्टूडेंट ऐसे हों जो आपसे आगे हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ 160/200 इंटू 100, इसको ब्रैकेट में बंद करा। अब इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करो, तो कौन सी संख्या जिससे 16 का भी भाग चल जाए, 20 का भी चल जाए, तो 4 नंबर ऐसा है ना, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 इंटू 100, ठीक है। अब 400/5 आप यहाँ पे निकाल के देखो कितना आता है, 80% आया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना स्कोर निकालना है कि आप कितने परसेंटेज के अंदर हो, ठीक है। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट रखे थे, कितने स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हुए थे इस वाली जगह पे, तो 200 स्टूडेंट शामिल हुए थे परीक्षा के अंदर, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स स्कोर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, आपका एक्चुअल मार्क कितना था, 120 नंबर था, ठीक है। अब परसेंटाइल स्कोर जो होगा आपका, देखो इस हिसाब से होगा, अगर आपके यहाँ पे 150 स्टूडेंट आपसे बराबर हैं तो 75% आपका वो हो जाएगा, और वहीं अगर आप 160 स्टूडेंट के आसपास हैं आपके बराबर में है तो 80% में आपका वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपके स्कोर के बराबर जितने स्टूडेंट होंगे आपका परसेंटेज उतना ही हाई जाएगा, उतना ही हाई कट ऑफ भी जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी आपकी परसेंटेज निकालने वाली। अब देखो नॉर्मलाइजेशन में परसेंट में अंतर, ये थोड़ा सा और देख लेना, वही चीज़ है जो चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल फॉर्मूले से स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में 1 से 3% तक वेरिफिकेशन की संभावना होती है, मतलब किसी को 1 से 3% या तो नुकसान होगा या तो 1 से 3% किसी को फायदा होगा, ठीक है। बीपीएससी परीक्षा समेत कई जगह प्रदर्शन कर रहे छात्र इसी मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जब एग्जाम एक ही दिन में होते थे तो अभी भी एक ही दिन में करा सकते हो आप लोग एग्जाम को, लेकिन कहीं कहीं बात ये भी आती है कि नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी भी है, और कहीं कहीं ये भी बात आती है कि नहीं भी जरूरी है। जो पहले प्रक्रियाएं चलती थी वहाँ पे धांधली ज़्यादा होती थी, बहुत सारी बातें हैं इसलिए, और स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा हो गई है, और भी कई सारी बातें हैं, है ना, इसलिए भी जरूरी है नॉर्मलाइजेशन। धीरे धीरे चीज़ें जब सामने आएगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर होगी, क्यों जरूरी है क्यों नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न पत्र कार्यान्वयन में जो लापरवाही होती है वो किस टाइप की होती है, अगर नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आती है तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि प्रश्न पत्र को तैयार करने में जो दिक्कत है, वो दिक्कत कैसे आती है, जैसे लंबे समय तक आईपी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी संभाल चुके
ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु कहते हैं कि पेपर सेटिंग का मुद्दा काफी गहरा होता है। पेपर को सेट करने का गहरा, मतलब एक पेपर में लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट्स को दिमाग को पढ़कर, उनकी मनोवृत्ति को जानकर उस हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई पेपर बहुत आसान आ जाए और कोई पेपर बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। जैसा कि होता है एक पारी में अगर 2 शिफ्ट में एक पेपर को 2 पाली में कराया जा रहा है तो किसी में आसान पेपर आ रहा है, किसी में मुश्किल पेपर आ रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि आसान वाले को फायदा होगा या मुश्किल वाले को फायदा होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे में फिर सभी को बराबरी का मौका नहीं मिल सकता। प्रोफेसरों से पेपर सेटिंग कराई जाए तो उनकी जवाबदारी होती है। ऐसा भी होता है कि कई बार प्रोफेसर अपना पेपर सेट करने के लिए जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको वो लोग दे देते हैं कि आप लोग इसको तैयार करो, उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ होती है, वहाँ पे भी पेपर आसान या टफ बन जाता है बहुत सारी बार। ठीक है, तो अगर आसान और टफ ऐसी प्रक्रियाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो कहाँ पे फायदेमंद होती है, किस जगह पे फायदेमंद होगी, ये चीज़ भी सबसे बड़ी समझने वाली बात है। जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में लॉस ही होगा, फायदा बहुत कम होगा। लेकिन फायदा किस जगह पे होगा वो चीज़ देखना है। देखो, एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे विकसित देशों में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा सफल है जहाँ डिमांड कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब जहाँ पे पेपर कराने की बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं और उस एग्ज़ाम की डिमांड कम है। मतलब कि एग्ज़ाम सरकारी गवर्नमेंट जॉब के भरोसे सब लोग नहीं बैठे हैं, अपना खुद का भी तैयार कर रहे हैं, वो लोग खुद को भी तैयार कर रहे हैं, खुद की स्किल को तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हाथ पैर आजमा रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है। अब कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी टेस्ट होते हैं उसको कराने के लिए कितने सारे सेंटर, भाई एक सेंटर में सारे के सारे स्टूडेंट तो कंप्यूटर बेस्ड तैयारी कर नहीं सकते, और हर जगह पे कंप्यूटर है नहीं कि हर जगह पे ले जाके स्टूडेंट को बिठा दो। जहाँ जहाँ कंप्यूटर की सुविधाएं होगी वहीं वहीं पे सीबीटी टेस्ट दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर खूब सारे स्टूडेंट है तो कम से कम 400-500 सेंटर चाहिए, तो 400-500 सेंटर को ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग सेंटर लगाएं, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा है। तो ऐसे हालात में क्या होता है, ऐसे हालात में आपकी परीक्षाएं डिले हो जाती है, बहुत सी परीक्षाएं कोर्ट में चली जाती है, बहुत से स्टूडेंट विद्रोह कर देते हैं, फिर वो कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट में चली जाती है, वो परीक्षा ही नहीं हो पाती है। ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, जैसे 400-500 सेंटर ढूंढना एक चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में तो कनेक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं, कंप्यूटर अगर दिला भी दिए तो वहाँ पे इंटरनेट ही धोखा दे जाता है ना। इंटरनेट से जब तक इंटरनेट चलेगा नहीं तो पेपर कैसे देगा कोई भी। ऐसे में कहीं पर पेपर का समय पर शुरू हो ही नहीं पाते हैं, कहीं पर तकनीकी समस्याएं आ जाती है। इन सब मामलों का असर एग्जाम पर जरूर पड़ता है। ठीक है, अब एक करियर काउंसिल आलोक बंसल का कहना है कि सीयूईटी या दूसरे एग्जाम में कई छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान होता ही है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। ठीक है, तो जो एजेंसियां हैं जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, इनको नॉर्मलाइजेशन के अलावा कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे, हर बच्चे को उसमें सुविधा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आसानी से पेपर दे सके, टाइम से पेपर हो जाए। ऐसी कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के अलावा। फिलहाल तो जो तरीका निकाला है हम लोगों को वो चीज़ समझना बहुत जरूरी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मेरे को लगता है सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है आपको इसी चैनल पे इस तरह की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।